हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। हमने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हमने दो सेगमेंट जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, जिसमें कि हमने उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड की ज्योग्राफी को कवर किया है। तो जिन लोगों ने वो सेशंस नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने उत्तराखंड के सेगमेंट के अलावा जो जीएस के अंतर्गत भारत के संविधान से संबंधित जो पोर्शंस हैं उनको कवर करना शुरू किया है, जिसमें हम पॉलिटी के अभी जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का हिस्सा होता है उसको भी कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाला जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था मूल अधिकारों का, वो कंप्लीट किया है। तो अब हम आज के अपने इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे संविधान के भाग 4 की, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में भी जानते हैं। तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के नाम से जाने जाने वाला जो भाग 4 है उसके बारे में आज हम इसको पढ़ेंगे। भाग 3 और भाग 4 ये बहुत ज़रूरी सेगमेंट होते हैं, इसको इसीलिए आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है और पेपर में बहुत सारा यहाँ से कंफ्यूजिंग डेटा पूछा जाता है। तो ये हमारा भाग 4 है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत ही आता है। और संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कभी कभी शॉर्ट में, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, इसको हम DPSP का कहते हैं। DPSPs मतलब नीति निर्देशक तत्व किसके? राज्य के। इसको इसी फॉर्म में शॉर्ट में लिख दिया जाता है, जो कि मैं आगे लिखूंगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक तो फंडामेंटल राइट्स हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर DPSPs का पोर्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पोर्शन है, उसको हमें यहाँ पर देखना है। और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज जो हमारा सेगमेंट होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कई सारे फैक्ट्स विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर यही देखी कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आने वाला ये पोर्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो नीति निर्देशक तत्व और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम देख रहे हैं। जिस तरीके से मूल अधिकारों से जुड़ा जो हमारा पार्ट है भाग 3 है, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की स्थिति को हमने देखा था। अब चूंकि ये उससे अगला भाग है, भाग 4 है, तो इसके अंतर्गत आने वाले जो अनुच्छेद होंगे वो अनुच्छेद होंगे अनुच्छेद नंबर 36 से अनुच्छेद 51 तक का जो पोर्शन आएगा वो आएगा हमारा इस DPSPs वाले सेगमेंट के अंतर्गत। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो पोर्शन है वो अनुच्छेद 36 से शुरू होकर अनुच्छेद 51 तक जाता है। इसको हमें यहाँ पर देखना था। तो भाग 4 के अंतर्गत इतने सारे हमारे अनुच्छेद आते हैं, और ये सारे अनुच्छेद जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? वो हैं हमारे नीति निर्देशक तत्वों से। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा नीति निर्देशक तत्व वाला पोर्शन है, इसकी अपनी विशेषताएं क्या हैं, ये क्या हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों की जब बात की जाती है तो नीति निर्देशक तत्व अपने आप में क्या हैं? ये राज्य को लोक कल्याणकारी
राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने का मार्ग बताते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब जो स्टेट पॉलिसी होगी, जब वो बनाई जाएगी तो उसमें जिन तत्वों को ध्यान में रखना है वो कहलाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरीके से संविधान में उन तत्वों का उल्लेख है जिनका उपयोग राज्य की नीतियों के बनाने में किया जाना चाहिए। ये कर्तव्य है राज्य का। तो इस तरीके से अगर कर्तव्यों का पालन हो, राज्य इन कर्तव्यों का पालन करे, मतलब राज्य के द्वारा जो कर्तव्य इसमें निर्धारित किए गए हैं ये जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, मतलब जब स्टेट पॉलिसी का फॉर्मेशन हो तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो तत्व बताए गए हैं उनका एक प्रकार से समावेश उसमें देखना चाहिए। तब उससे क्या होगा कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने में क्या होगा, उसको मार्ग दिखाया जा रहा है। तो हमारा जो भारत है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हो, इस बात का जो ध्यान रखा गया है वो नीति निर्देशक तत्वों के अधीन रखा गया है। क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड के जो कानून हैं, वहाँ का जो संविधान है, वहाँ से हमने अपना नीति निर्देशक तत्वों वाला एक सेगमेंट लिया है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। इसके अलावा हमें ये देखना है ये नीति निर्देशक जो तत्व हैं, एक तरह से हम DPSPs के जो हम देख रहे हैं करैक्टर को देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये बात करी गई कि इससे राज्य में लोक कल्याणकारी एक व्यवस्था स्थापित होगी। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा, ये एक प्रकार से राज्य को दिए गए अनुदेश हैं जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में भी किया गया था। तो इस तरीके से हम देखें तो नीति निर्देशक तत्व केवल इस समय जो हमारा 1950 में आधिकारिक रूप से हमारा जो संविधान लागू हुआ सिर्फ उसमें नहीं था, इससे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भी 1935 अधिनियम के अधीन जो राज्य के लिए अनुदेश जारी किए गए थे उनको भी हम इसी नेचर का मान सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने इससे संबंधित यहाँ पर देखी हैं। कुछ बातें और भी हैं तो उनको हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ का कंक्लूज़न ये है कि भारत के, इसको मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर, कि भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्यों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आने वाले पोर्शंस को कवर करते हैं और इनको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये तत्व जो हैं ये राज्य पर ये कर्तव्य डालते हैं कि जब भी स्टेट पॉलिसी का फॉर्मेशन होगा तो उसमें इन तत्वों को समाहित किया जाना चाहिए। तो ये तत्व क्या हैं, इनको हम थोड़ा बहुत अब देखेंगे। तो इतनी सारी बातें थी क्योंकि अगर इन तत्वों का समावेश किया गया तो राज्य हमारा लोक कल्याणकारी हो जाएगा। इसके अलावा
ये जो तत्व हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि संविधान के स्रोत हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश के संविधान में हम जो स्रोत हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में हमने देखा था कि जो नीति निर्देशक तत्वों वाला सेगमेंट था वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड से। तो ये आयरलैंड वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास राज्य को दिए गए अनुदेशों से जुड़ा हुआ एक क्लॉज जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन भी था। तो वो जो सेगमेंट था वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, ये बात हम यहां पर समझ चुके हैं। अब सीधे इसमें क्लॉज बाय क्लॉज देखने से पहले थोड़ा सा हमें एक तुलना कर लेनी है, किसमें, भाग 3 और भाग 4 की। तो अगर बात की जाए भाग 3 की, एक तरफ हम लिख दें, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये है भाग 3 और ये हो जाएगा भाग 4। तो भाग 3 क्या है, भाग 4 क्या है, इसके बीच हमें एक तुलना करनी है। तो जहाँ हमें पता है कि भाग 3 जो संविधान का है वो क्या है, मूल अधिकारों से जुड़ा है। मूल अधिकारों से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो भाग 4 है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो डीपीएसपीस से जुड़ा हुआ है। इसको हम समझ सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। आगे हम देखते हैं भाग 3 कहां से लिया गया है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वहीं पर डीपीएसपी जो है वो हमारा कहां से लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। तीसरी चीज ये है, ये बात करता है किसके, नागरिकों के अधिकारों की, किसके, नागरिकों, और कुछ मामलों में विदेशियों की भी बात हो सकती है। हम देख रहे हैं कि कुछ मूल अधिकार विदेशियों के लिए भी हैं, कुछ नागरिकों के लिए भी हैं, और कुछ केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं, वो हम देख चुके हैं। तो ये अधिकारों की बात करता है भाग 3, और ये है, ये राज्य के कर्तव्य क्या होंगे उसकी बात करता है, राज्य के कर्तव्य। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने पढ़ी थी अनुच्छेद 32 के अधीन, कि जब भी मूल अधिकारों का हनन होगा, मूल अधिकारों का लागू करवाना होगा, तो कोर्ट के पास जाया जा सकता है, यानी कि ये न्यायालय द्वारा क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, एनफोर्स किया जा सकता है इन मूल अधिकारों को कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपीज हैं, ये मात्र राज्य के कर्तव्य हैं, जो कि आयरलैंड से लिए जाने के कारण इनका मतलब ये हुआ कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, नॉन एनफोर्सेबल हैं। ये एक तरह से इनको हम कह सकते हैं कि इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, इनका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है न्यायालय से। जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 है, वो एक समान नागरिक संहिता, मतलब पूरे देश में एक ही तरह का जो समान नागरिक संहिता होगी, वो उसकी व्यवस्था है, लेकिन इसको हम कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोलने की आज़ादी एक मूल अधिकार है, अगर वो बाधित होती है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ये दो अंतर हम इसमें समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 से जुड़ा है, जिसको हम अभी देखेंगे, तो उसको पारित कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये भाग 4 के अंतर्गत है, डीपीएसपी है। तो ये कुछ अंतर हमने यहाँ पर कंपैरिजन कर लिया। पेपर में पूछा जाता है
कि भाग 3 और भाग 4 क्या कंपैरिजन पर आधारित प्रश्न आते हैं जो यहां से कवर हो सकते हैं। अब हम सीधे क्लॉज बाय क्लॉज इस भाग, आर्टिकल बाय आर्टिकल इस भाग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पोर्शन है वो आर्टिकल नंबर 36 से शुरू होता है। इसके अलावा एक जो आर्टिकल है हमारे पास अगला, वो है आर्टिकल 37। तो इन दोनों आर्टिकलों को हमें थोड़ा सा समझना है। इसमें कुछ चीजें हम समझ चुके हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कॉलम शुरू होता है वो अनुच्छेद 36 से शुरू होता है, और जिस तरीके से भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक उसी समान जो राज्य की परिभाषा है वो आर्टिकल 36 में भी प्रदान की गई है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 के समान। तो राज्य की परिभाषा का उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 के समान नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग यानी कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 में भी किया गया है। ये बात इसमें हमने देखी। आर्टिकल 37 की बात करें तो आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति और उनकी जो शक्ति है उसको बतलाता है। तो आर्टिकल 37 के द्वारा ये कहा गया है कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो देश के शासन के मूलभूत स्वरूप हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए राज्य पर बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं है मतलब इन्हें न्यायालय द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो बहुत सारी चीजें शब्द नहीं लिखे जा रहे हैं, उसको मैं बोल रहा हूं खाली। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में अनुच्छेद 37 उल्लेख करता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो शासन के मूल हैं, शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, और ये राज्य पर बाध्यता नहीं है। ऐसा है नहीं कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे, लेकिन कई ऐसे अधिनियम हैं जो राज्यों ने नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी कराने के लिए लागू किए हैं। तो अगर राज्य नहीं लागू करता तो कोई व्यक्ति, कोई नागरिक कोर्ट नहीं जा सकता था उनको लागू करवाने के लिए। ऐसा हमें अनुच्छेद 37 में दिखा है कि ये बाध्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है, इसलिए एनफोर्स इनको नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी राज्य ने, चूंकि ये देश के शासन के मूल में है, तो राज्य ने कई अधिनियम पारित करे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो मैटरनिटी लीव दी जाती है उसका उल्लेख जो है इसी में किया गया है, और उसको कानून बनाकर हम आरोपित कर दिया गया है। ये हम देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। कई सारे कानून हैं, चाहे वो वन्य जीव अधिनियम की बात हो या इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो पशु बलि की बात होती है रोकने की, वो भी इसमें है। इसके साथ साथ निःशुल्क विधिक सहायता देने की जो बात होती है वो, उससे संबंधित कानून भी बनाए गए हैं। तो वो तमाम चीज़ें, बाल श्रम का विरोध हो, और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात हो, तो वो केवल मूल अधिकार वाले 86वें संवैधानिक संशोधन में हमने जब पढ़ा था वहाँ पर नहीं है।
45वां जो अनुच्छेद है उसकी भी भाषा को चेंज किया गया है। फिर RTE जो राइट टू एजुकेशन है 2009 में पारित हुआ, वो लागू हुआ। तो वो सारी चीज़ें इससे भी जुड़ती हैं, बस यहाँ पर मूल अधिकारों वाले सेगमेंट से ये अंतर होता है कि इसको एनफोर्स करने की हमें न्यायालय जाके एनफोर्स कराने की हमारे पास सुविधा नहीं होती है। ये राज्य के विवेक पर निर्भर करता है या उसका जो कर्तव्य उससे समझ में आता है, तो राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए प्रयासरत होता है कानून बनाकर। तो ये हम आर्टिकल 37 को हमने देखा। तो अभी 36वां और 37वां जो आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ, वो कोई नीति निर्देशक तत्व नहीं थे, वो केवल एक व्यवस्था थी कि परिभाषा क्या है, क्या इनका नेचर होगा। तो वास्तव में तो नीति निर्देशक तत्व अब अनुच्छेद 38 से शुरू होंगे। जो तत्व हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो तो अनुच्छेद 38 से शुरू होंगे। तो वास्तविक अर्थों में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जाएंगे, जिनको हमें अब देखना होगा। तो अब इसमें बात करते हैं अगले 2 अनुच्छेदों की, जिसमें से सबसे पहला नीति निर्देशक तत्व होगा आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 क्या है, इसको हमें देखना है। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 38, इसकी बात की जाए तो इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है। पहला, इसका जो खंड है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका जो पहला एक हमें खंड देखने को मिलता है वो कहता है कि एक शब्द है लोक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए, लोक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए, ये आर्टिकल 38वें की बात हो रही है। तो इसमें यही लिखा है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए हमें क्या करना होगा कि तीन चीजें हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था बनानी होगी। तो लोक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ताकि लोक कल्याण, जनता की भलाई हो सके, किसी का शोषण ना हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो। इस तरह का जो बात है वो अनुच्छेद 38 के खंड 1 के अंतर्गत है। दूसरी बात इसमें ये जोड़ी गई है कि जो आय, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की जो असमानता है वो समाप्त होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि आय, प्रतिष्ठा, अवसरों की असमानता जो है वो दूर करे राज्य का ये कर्तव्य होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये भाषा जो होगी वो ये होगी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा और आय, प्रतिष्ठा, अवसरों की जो असमानता है उसे दूर करेगा। तो ये बात लिखी है आर्टिकल 38 के अंतर्गत। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा कई सारे नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए और उनकी भाषा परिवर्तित की गई। तो इसी में ये जो हमारा
ये जो लाइन लिखी है, आय, प्रतिष्ठा, अवसरों की असमानता, और ये जो पूरी सामाजिक व्यवस्था बनाने वाला क्लॉज था, ये आर्टिकल 38 के अंतर्गत जोड़ा गया। ये दो खंड ये जोड़े गए हैं 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद 38, उसकी भाषा, उसमें होने वाला संवैधानिक संशोधन। तो इसको एक बार ध्यान से देखना है। दो इसमें हिस्से दिए गए हैं। एक जो पोर्शन है वो है सामाजिक व्यवस्था बनाने का, और दूसरा जो हिस्सा है वो है आय, प्रतिष्ठा, अवसर की ये जो असमानता है उसको दूर किया जाए। ये दोनों जी चीज़ें जो हैं वो संवैधानिक संशोधन जो 44th अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके बाद हम देखते हैं जो अनुच्छेद 39 है वो क्या कहता है। बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये अनुच्छेद है। इसको हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 31 ग देखा था, तब हमने आर्टिकल 39 देखा था। तो ये हमारा दो खंड होते हैं 38वें में। खंड एक, लोक कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाना, और दूसरा जो असमानता है उसको समाप्त करना। तो ये राज्य का कर्तव्य होगा। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हमने पढ़ा। अब यहां से हम आगे की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं अनुच्छेद 39। तो ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत भी कई सारे हमें थोड़े खंड देखने को मिलते हैं। तो उनमें से सारे खंड नहीं महत्वपूर्ण हैं, उसमें से जो पोर्शन है, अगर हम 39 की बात करें तो ये जो 39 है, इसके क में क्या बात लिखी गई है कि समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। क्या राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो समान रूप से जीविका के साधन, लिवलीहुड के जो साधन हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे बिना किसी विभेद के। ये 39 क में लिखा हुआ है। 39 क यानी कि 39(1) इसको कह सकते हैं। देखें, ये 39 खंड क की बात हो रही है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 39 खंड क। और हम जानते हैं कि 39 क और 39 खंड क में अंतर क्या है। ये एक नया आर्टिकल है, जबकि ये 39 के ही अंतर्गत एक छोटा सा खंड है। तो ये अंतर मैंने सबसे पहले वीडियो में बता रखा है, वहां से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 39 खंड क को हम ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे, और नया अनुच्छेद जो 39 क है वो अलग है, उसमें क को ब्रैकेट के अंतर्गत नहीं लिखा जाएगा। तो ये चीज हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 39 खंड ख की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बात की गई है भौतिक संसाधनों के समान वितरण की। भौतिक संसाधनों के समान वितरण की बात 39 ख के अंतर्गत की गई है, नीति निर्देशक तत्वों के अधीन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अनुच्छेद 39 खंड ग की, तो इसमें क्या है, इसमें धन एवं उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकने का कर्तव्य राज्य पर डाला गया है। तो ये दो हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व हैं, और एक तरीके से ये दोनों नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने का काम करते हैं, जिसमें 39 ख के द्वारा कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का यहाँ पर
समान वितरण होगा, और दूसरा धन एवं उत्पादन के जो साधन हैं इन साधनों के संकेंद्रण को रोकने का काम 39 ग के अंतर्गत किसमें किया गया है, ये हमारा राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे इन आर्टिकलों में। तो ये दो महत्वपूर्ण हमारे आर्टिकल हैं। और इनको हमें यहाँ पर देखना है। तो ये दो हमारे पास जो आर्टिकल थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। अनुच्छेद 39 ख 39 ग, क्योंकि भौतिक संसाधनों के समान वितरण और धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए बनाए गए थे। अब इसको जरा मूल अधिकारों से जोड़ते हैं। देखें, संविधान का जो 25वां संवैधानिक संशोधन था वो ये कहता था कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 31 ग, इसको हम अनुच्छेद है तो खंड के रूप में नहीं लिखेंगे, 31 ग जोड़ा गया, और इसमें व्यवस्था की गई कि अगर, ये मूल अधिकार वालों की बात कर रहे हैं 31 ग के अंतर्गत, कि यदि राज्य 39 ख और 39 ग, 39 खंड ख 39 खंड ग को लागू कराने के लिए अगर कोई कानून बनाता है तो उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो आर्टिकल 14 समानता और आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता का हनन कर रहा हो। तो ये बात अनुच्छेद 25वें संवैधानिक संशोधन में कही गई है कि अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत अगर कोई अंतर्गत ये व्यवस्था है कि यदि सरकार 39 खंड ख और 39 खंड ग को लागू करने का काम करती है तो इस तरह बनाए गए किसी कानून को समानता और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकारों के नाम पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात मैंने पहले बताई थी। अब यहाँ पर जब हम मूल अधिकारों के अलावा नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ रहे हैं तो 39 ख 39 ग को हमने डिटेल से यहाँ पर देखा। तो ये बात वहाँ से जुड़ती है। मतलब जब भी हम 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी देखेंगे तो वो सीधे हमारा आर्टिकल 31 सी से जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर बताने का ये मकसद था कि हमें 31 सी या 31 ग अनुच्छेद को हमेशा अनुच्छेद 39 ख 39 खंड ख और 39 खंड ग के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो ये हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 39 अनुच्छेद नंबर 39 के अंतर्गत कुछ अन्य खंड भी हैं और इसी में एक नया खंड जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 39 च ये जोड़ा गया था, जिसमें कि बालकों के स्वास्थ्य विकास की व्यवस्था की बात की गई थी। ये जोड़ा गया था, इसको याद रखना है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1942 में। तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1942 में 39 अनुच्छेद 39 के अंतर्गत एक नया खंड 39 च जोड़ा गया, जिसमें कि बालकों के स्वास्थ्य विकास की व्यवस्था का प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया था। ये हमारा 39 च हो गया। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण खंडों, जिसमें कि 39 खंड ख 39 खंड ख 39 खंड ग को देखा और इसके साथ साथ अनुच्छेद 39 खंड च को भी देख लिया है। तो इस तरीके से हमारा अनुच्छेद 39 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं
अब हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास अनुच्छेद हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब राज्य के कर्तव्यों के अधीन थे। तो ये पोर्शन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन नए हमारे पास जो आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 40, इसी के तहत आर्टिकल 41 और इसी के तहत आर्टिकल 42। तो और एक आर्टिकल हमारा यहाँ पर बचता है जिसको मैं पहले ही लिख देता हूँ, क्योंकि जैसे हमने आर्टिकल 38 पढ़ा, उसके बाद हमने आर्टिकल 39 पढ़ा, जिसके हमने कई सारे खंड 39 क, 39 घ, 39 ग जैसे पार्ट्स देखे। इसी के बाद अगला जो हमारा आर्टिकल आएगा वो 39 कॉल करके आएगा, जो ब्रैकेट में नहीं है, इसीलिए वो अगला अनुच्छेद है, ना कि इसका खंड है। तो इसके अंतर को हमें देखना है। अनुच्छेद 39 खंड क बात करता है जीविका के समान साधन उपलब्ध कराने की, जबकि नया अनुच्छेद 39 क, खंड क की नहीं, खाली 39 क की जब बात होती है, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल 39A कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है ये समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात इसमें की जा रही है। तो समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी नया अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, जिसको 39A कहते हैं या 39 क कहा जाता है। इसके अंतर को हमने देख रखा है कि 39 खंड क 39 क से किस तरीके अलग है, तो ये बातें हमने इसमें देखी हैं। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। ये जो है ये हमारा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ये जो क्लॉज है ये हमारा 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा के द्वारा 1976 का जो हुआ था, अगले वर्ष 77 में ये एक अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया हमारे संविधान के अंतर्गत। तो ये हमने पूरा आर्टिकल 39 को देख लिया। अब उसके बाद आर्टिकल 40, 41, 42 को हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत की गई है, और इसको हम देख सकते हैं कि जब भारत के संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसमें कि ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। स्थानीय निकायों से संबंधित जो एक 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई संविधान में, तो वो सारे जो कानून थे उन्होंने किसी तरीके से इसी ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में जो किया गया था कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, तो उसको एनफोर्स किया गया। लेकिन बाध्यता नहीं थी, लेकिन 1973वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में ये करा गया। तो एक तो ये था हमारा आर्टिकल 40, इसको हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 41 की जब बात होगी तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें काम, शिक्षा और निःशक्तता के स्थिति में लोक सहायता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 41 की जब बात होती है तो अनुच्छेद 41 एक छोटा सा हमारा अनुच्छेद है। इसमें जो व्यवस्था की गई है वो है
तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो की गई है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा या निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता की व्यवस्था करने का दायित्व किस पर होगा? राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का दायित्व होगा कि कुछ दशाओं में काम का, शिक्षा की व्यवस्था करना, निःशक्तता की स्थिति में, विकलांगता की स्थिति में राज्य के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, ऐसा अनुच्छेद 41 के अधीन लिखा हुआ है। तो ये हम इसमें देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला जो हमारे पास ये आर्टिकल है, आर्टिकल 42, इसकी बात की जाएगी तो इसके अंतर्गत जो इसकी भाषा दे रखी है वो ये है कि काम की न्याय संगतता, मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता करना राज्य का एक क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 42 के अंतर्गत। और चूंकि ये आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के अधीन आता है तो भले इसको एनफोर्स करने का दायित्व राज्य पर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद राज्य ने कुछ कानून बनाए हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961। यहाँ लिखा जा सकता है, इसी आर्टिकल का प्रयोग कर राज्य ने प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 बनाया। तो हम देख रहे हैं कि भले नीति निर्देशक तत्व एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं, उसकी बाध्यता राज्य पर नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य ने समय समय पर लोक कल्याणकारी जो उसकी स्थिति थी उसको साकार करते हुए इस खंड के अधीन आने वाली कुछ बातों को लागू किया है। तो वो हम यहाँ पर इस उदाहरण से देख रहे हैं। अब ये है, इसका ईयर पूछा जा सकता है, तो ये हमें याद रखना यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल्स, ये 3 आर्टिकल्स हमने देख लिए। अब हम चाहेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अधीन जितना बड़ा पोर्शन आ रहा है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो हमारे पास जो आर्टिकल्स बचे हुए हैं वो हैं आर्टिकल नंबर 43। अब यहीं पर आर्टिकल 43A भी है, यहीं पर आर्टिकल 43B भी है, तो ये इसी से जुड़े हो गए। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 44 आएगा, फिर आर्टिकल 45, फिर आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और फिर आएगा आर्टिकल 48। यहीं पर आर्टिकल 48A भी यहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन आर्टिकलों को। बहुत महत्वपूर्ण ये आर्टिकल हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर दिखने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 जो है वो क्या बात करता है? वो बात करता है न्यूनतम मजदूरी की, जो निर्वाह मजदूरी है उसकी बात करता है। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी, दोनों का अंतर है। निर्वाह मतलब जीविका के लिए, तो उसमें बेसिक जो बातें हैं वो नहीं, उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर का हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर है अनुच्छेद 43 की जब बात करते हैं तो यहाँ लिखा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था
निर्वाह मजदूरी की जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य के ऊपर कर्तव्य के रूप में रखा गया है। तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने अधीन आने वाले जो कर्मकार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए न्यूनतम जो निर्वाह मजदूरी है उसकी व्यवस्था वो कर सकें। तो ये बात इसमें लिखी गई है। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ अधिनियम है, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, बोनस अधिनियम 1965 है। तो ये इस तरह के जो अधिनियम हैं वो समय समय पर बनाए गए हैं इसी अनुच्छेद से जुड़े हुए। तो आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी की बात करता है, ये हमें याद रखना है। तो इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 43A। तो अब हमारा जो दूसरा कॉलम शुरू होता है इस आर्टिकल को समझने का, वो है आर्टिकल नंबर 43A। इसको हम देखें तो आर्टिकल नंबर 43A की बात की जाएगी तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 43 का जो है वो संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें क्या व्यवस्था की गई, प्रबंधन जो था वो इसमें एक क्लॉज इसमें जोड़ा गया कि जो हमारे पास यहाँ पर उद्योगों के प्रबंधन में जो वर्कर्स होंगे उनकी भागीदारिता में उनकी भागीदारिता जो होगी वो सुनिश्चित की गई। तो आर्टिकल 43A की अगर हम बात करें तो वो जो 43A है उसको अगर हम देख रहे हैं तो आर्टिकल 43A की जब बात होती है तो उसमें उद्योगों में जो प्रबंध होता है उसमें कर्मकारों की भागीदारिता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारिता की जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों के अधीन एक नया अनुच्छेद जोड़ के किया गया और वो अनुच्छेद था 43A, जो कि ट्रेड यूनियन जो बने थे वो उस समय उसकी व्यवस्था इसी उद्योगों में प्रबंधन वाले नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की गई थी। ये एक हमारे पास एक सूचना यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 43A को समझा। जो उद्योगों में प्रबंधन, जो उद्योगों का जो मैनेजमेंट होता है उसमें कर्मकारों की, वर्कर्स की भूमिका बढ़ेगी। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो ये हमने सेगमेंट देखा। इसके बाद अगर हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ें तो हमारा जो अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43B आता है उसके बाद। तो आर्टिकल 43B जो है वो आर्टिकल 43B, इसमें ये 97वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये आर्टिकल जोड़ा था। कई बार पेपर्स में पूछता है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व कब जोड़ा गया, तो ये हमें याद रखना है, इसीलिए मैं इन संशोधनों को भी बता रहा हूँ। तो संवैधानिक संशोधन नंबर 97 जो था उसके द्वारा हमें एक नया अनुच्छेद देखने को मिला 43
बी के रूप में, 43B इसको कहा जाता है, 43B कहा जाता है। तो ये जो 43B था वो जोड़ा गया, और इसको जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पर जो इसकी भाषा थी वो कहती थी सहकारी जो समितियां हैं, इन सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने का जो अनुदेश दिया गया राज्य को, वो अनुदेश इस 97 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 43B के रूप में हम देख सकते हैं। ये संवैधानिक संशोधन 2011 में किया गया था। तो बहुत सारे फैक्ट इसमें पता चलते हैं। 43 आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43A और आर्टिकल नंबर 43B, ये 3 आर्टिकल थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी की बात करता है। आर्टिकल 43A उद्योगों के जो प्रबंधन है उसमें वर्कर्स की भागीदारिता, उनकी पार्टिसिपेशन, उसको बढ़ाने की बात करता है। और 43B, आर्टिकल नंबर 43B किसकी बात करता है? वो बात करता है हमारे संवैधानिक संशोधन 97 के द्वारा वो जोड़ा गया था 2011 में, जो कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके स्वचालित प्रचालन को बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 43 को समझा। तो ये हमारे पोर्शन यहाँ पर अनुच्छेद 43 से भी सब कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं, अधिकतर हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास कुछ आर्टिकल्स बचे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। अब हमारा शुरू होता है आर्टिकल 44। कई बार पेपर्स में पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो वो भाग 4 के अंतर्गत आने वाला नीति निर्देशक तत्वों में एक हमारा अनुच्छेद 44 है। तो आर्टिकल 44 एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसको इंग्लिश में भी हम समझ लें, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कहते हैं। तो इसमें यह है कि धर्म के आधार पर आज हम देखते हैं कि मुस्लिम, सिख, जो मुस्लिम धर्म है, ईसाईयत है, उनके लिए अलग थोड़े उनके सिविल कोड हैं। हिंदू धर्म, अब तो खैर पूरी की पूरा जो हिंदू धर्म है उसको एक हिंदू मैरिज एक्ट जो था 1955 का, उसके माध्यम से एक करा गया है। लेकिन अभी भी हिंदुओं के लिए, मुस्लिम्स के लिए अलग अलग सिविल कोड्स हैं, उनको मिलाकर एक ही सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो ऐसी व्यवस्था जो है आर्टिकल 44 के अंतर्गत की गई है। तो राज्य का ये कर्तव्य बताया गया है। अब ये जो था तो राज्य का ये कर्तव्य बताया गया है। तो ये अभी अधिकार नहीं है किसी नागरिक का, वो सीधे कोर्ट जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने के लिए, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आता है। तो ये हमने देखा। तो ये हमारा आर्टिकल याद रखना है, इसको ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45। ये क्या है? ये 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसकी जो भाषा थी उसको परिवर्तित किया गया, जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात इसके द्वारा की गई थी। तो ये आर्टिकल 45 में ये बात लिखी गई है और ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये अनुच्छेद 45 था। इसी तरीके से अगर हम अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 जो है वो SCs, STs और जितनी हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके
संवर्धन, उनके मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने के लिए जो भी प्रावधान है हम कर सकते हैं, चाहे हमने विधानसभा संसद में सीटों का आरक्षण किया है या फिर इनको नौकरियों में आरक्षण दे रखा है, तो इस तरह की व्यवस्था की बात तो नीति निर्देशक तत्वों में भी की गई है। तो ये हमारा आर्टिकल 46 है। तो कई बार प्रश्न आता है इस तरीके से कि शिक्षा संबंधी जो बातें हैं वो संविधान के किन किन अनुच्छेदों में हैं, तो वो सिर्फ अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों वाले सेगमेंट में ही नहीं है, वो अनुच्छेद 45 में भी है। इसी तरीके से पिछड़े वर्ग को प्रोटेक्शन देने का जो काम है वो सिर्फ अनुच्छेद 15, 16, 16(4) के अंतर्गत या 15(4) के अंतर्गत नहीं है, वो हमें 46 में भी देखने को मिलता है। बस उनके नेचर के अंतर को जो हमें है वो समझना है। तो ये दो हमने आर्टिकल देखे। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। तो अनुच्छेद 47 जो है, इसके अंतर्गत हम बात करें ये जो आर्टिकल्स हैं तो इसकी जो भाषा है उसके अलग अलग खंड भी हैं, तो उतना हमें डीपली नहीं देखना है, मैं उनका जो एक मेन उनकी बॉडी है वो मैं बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। तो अनुच्छेद 47 जो है वो बात करता है पोषण की, ये बात करता है लोक स्वास्थ्य की, कि लोक स्वास्थ्य बना रहे। इसके साथ साथ ये जो नशीली वस्तुएं हैं उनके प्रयोग पर नियंत्रण लगाए जाने की भी बात इसके अंतर्गत की गई है आर्टिकल 47 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 47 पोषण, लोक स्वास्थ्य, नशीली वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने जैसी बातें आर्टिकल 47 के अंतर्गत की गई है। तो ये हमारा सेगमेंट आर्टिकल 47 भी कंप्लीट होता है। ये सिर्फ आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं, मिलान करो में आता है, तो इसलिए इनको उतना डिटेल में हमें नहीं देखना है। अब हम देखते हैं दो हमारे पास आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल नंबर 48, एक है आर्टिकल नंबर 48 का, एक है आर्टिकल नंबर 49 और एक है आर्टिकल नंबर 50 और एक है आर्टिकल नंबर 51। तब हमारा नीति निर्देशक तत्वों वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 48 की, इसकी बात करें तो इसमें बातें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो पूरे विचार हैं वो जिन क्षेत्रों से जुड़े हैं वो हैं कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के विकास से संबंधित। तो इस नीति निर्देशक तत्वों में राज्य पर दायित्व डाला गया है कि वो कृषि और पशुपालन क्षेत्र का विकास करे। जो भी हमारे पास जो अच्छी पशुपालन वाले, अच्छे दुग्ध उत्पादन में जिम्मेदार जो हमारे पास पशु हैं, उनकी बलि को रोका जाए, उनको किसी तरीके से क्षति ना पहुंचाया जाए। तो ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, कृषि के अंतर्गत आधुनिक मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करे राज्य। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 48 के अंतर्गत बताई गई हैं। फिर उसके बाद हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल नंबर 48A। तो ये जो 48A है, इसकी बात करें तो ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हमारा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया 48 का, जो कि किससे जुड़ा है? पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित ये है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव वाला जो पोर्शन है, इससे पहले 1972 में बनाया गया, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से इसी नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ती हैं। तो ये नीति निर्देशक तत्व 1976 में जोड़ा गया था, और इससे संविधान में जो हमारा एक अनुच्छेद जुड़ा वो 48 क के रूप में है। तो इसको हमने देखा। अब हमारे पास जो अनुच्छेद बचते हैं, 3 अनुच्छेद हैं, एक एक लाइन के अनुच्छेद हैं, और फिर हमारा पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होगा। अगर हम आर्टिकल 49 की बात करें तो आर्टिकल 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे एक तरीके से धरोहरें हैं, स्मारक हैं, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, ये राज्य का दायित्व होगा। तो ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद नंबर 49 के अंतर्गत। इसी तरीके से अगर हम अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये बात करता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका दोनों एक नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 50 के अंतर्गत। शक्तियों का पृथक्करण, वो चीज़ें यहाँ से जुड़ती हैं नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 50। बहुत बार पूछा गया है कि ये, क्योंकि ये हमेशा मिलान करों में आएगा कि इधर आर्टिकल होंगे, इधर उनकी भाषा होगी और जोड़ना होगा हमें, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग की बात, मध्यस्थता द्वारा जो विवाद हैं उनका निपटारा हो, ये सारी बातें अनुच्छेद 51 में की गई है। तो भारतीय संविधान न केवल भारत बल्कि इसका अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की भी बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता है। और ये सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, ये जो हमारे कर्तव्य होंगे ये किस पर डाले गए हैं? राज्य पर डाले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाले भाग 4 के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 का नीति निर्देशक तत्वों का जो सेगमेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें 2 चीज़ें बची हैं। एक तो ये कि विभिन्न सिद्धांत हैं नीति निर्देशक तत्वों में, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत। तो उसके आधार पर आर्टिकल्स कैसे बांटेंगे, क्योंकि हमने आर्टिकल्स तो 36 से 51 पढ़ लिए, तो मैं सिर्फ 3 कॉलम के अंतर्गत उन आर्टिकल्स को लिख दूंगा तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हमारी समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा एक जो मामला हमें देखना है कि मूल अधिकार बड़े हैं या नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं या उनके बीच का संबंध कैसा है। फिर ये हमारा सेगमेंट पूरा होगा और फिर हम ये हमारा टॉपिक पूरा होगा और फिर हम कुछ अन्य चीज़ें, संसद हो गई, विधायिका हो गई, विधेयक क्या होते हैं विधानमंडल के अंतर्गत, और फिर न्यायालय से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को हम अपने वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।